नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 12 की न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है। वो भी पार्ट फर्स्ट वाली, ठीक है ना। कक्षा 12 की पार्ट फर्स्ट एनसीईआरटी की न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है और इसमें अपना तीसरा पार्ट चलेगा। आज 2 पार्ट पढ़ लिए हैं अपन ने, ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से जो फैक्ट उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी कि 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी होता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का उपयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। कितने? 1,00,000। और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों पर लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, 1000 वर्ष तक। ठीक, लगभग 500 ईसा पूर्व से। किसकी? महाभारत की। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुई युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व इनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? महाभारत का एक दृश्य, मरणमयी मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी। मरणमयी मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी का है ये। ये धनुष है, ये तीर बाण है, इधर भी तीर बाण रख रखे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया।
महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किसने की थी? वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में 1919 में। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। यानी कि सब जगह, चाहे वो उत्तर में कश्मीर हो, चाहे नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। भाई ये कहना क्या चाह रहा है? दोबारा देखते हैं। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अतः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे भाई साहब। कितने? 47। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों की समानता थी। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरफ देखा जाए तो प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। इस तरह से देखा जाए तो प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मिथक दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से
आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। सही बात है। समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। सुधीर विपुल श्रृंग सुहत्तर कुत्ता गंध पुपाथे एभेल पैलेन इबुसुर एस एक्सपेक्ट ट्रस्ट मगाधानाम सूर्यम चैत्याकानम समुद्रावन श्री शिवम जिघासंतो जरासंग संगाव स्थिर शिवबुल श्रृंग सुमहांत पुरातनम अर्चित माल्यादे मिश्र सतत सुप्रतिष्ठितम विपुल विभार्व विभर्वस्य विहामेवापात्यन ततस्ते मार्ग दृष्टा प्रविविशुस्तता। ये संस्कृत में है। बंधुत्व जाति तथा वर्गीय पाठ का नाम है। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है बंधुता एवं व्यवहार, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। संबंधियों को पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता था, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर बड़ी असर डाला होगा। पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं।
इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, उसका नाम क्या था? B.S. सुकथांकर। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से उन परंपराओं का अध्ययन किया। अब है आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों में, ये पढ़ लिया अपन ने। सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। अब है पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। किस वंश से? कुरु, जिनका एक जनपद अध्याय 2 मानचित्र पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजय हुए। इनके उपरांत पितृवंशीय उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशीयता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया कि पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त अध्याय 2 सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ठीक, ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, शुद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे।
इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा। क्या ये अभिप्राय समान है या फिर इसमें भिन्नताएं हैं? पितृवंशिता का अर्थ वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता का संबंध शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पढ़ लिया अपन ने। अब ये क्या आ रहा है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, वो तो है। हाँ, कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। जब नीचे नीचे है उज्जैनी, अवंती राजधानी थी शायद है। फिर सूरसेन की विराट थी। कुरु, सूरसेन, विराट, मस। विराट किस की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराट। कुरु की इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर है ना, ये यमुना है, यमुना है। फिर वत्स कौशाम्बी, सारनाथ वाराणसी, कौशल श्रीवास्तवी, अयोध्या, अयोध्या यहाँ है, अयोध्या है, अयोध्या, अयोध्या राम भगवान वाड़ी अयोध्या है। अयोध्या। मल्ल, शैक्य, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पावा, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया। सब विषय अगर देखे जाए ना तो नदी के किनारे ही है। कुरु, सूरसेन, मत्स्य। ज्ञातवाद निकाला था पांडवों ने एक साल। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, मथुरा श्री कृष्ण भगवान। गंगा, यमुना, श्रीवास्तव, कौशल, मल्ल, शैक्य, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पावा, अयोध्या, कुशीनगर, बस, सारनाथ वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया। कुरु, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, मल्ल, शैक्य, बस, ये प्रमुख थे जनपद। स्रोत दो। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व प्रथम अध्याय से है। संस्कृत महाभारत के आदि पर्व को क्या कहा जाता है? यहाँ पर प्रथम अध्याय को बोला जाता है आदि पर्व। आदि पर्व से है और कौरव पांडवों के बीच एक संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक है, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बाधवजन थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। वही कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक, और पांडव उनके बांधवजन थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। ठीक है, किंतु पांडु के अचानक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्षरतः सत्य नहीं भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार थे हैं। उदाहरण पढ़िए और उन सारे मूल तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था? इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है? क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है? जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था? इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है? क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है? विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहुविवाह पद्धति कहते हैं। मतलब अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। बताइए बहिर्विवाह पद्धति क्या है? यहाँ पर बहिर्विवाह से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं असत्य है? बहिर्विवाह, और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से अध्याय 2 सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों देखिए अध्याय 4 पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन
धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। कितने? 8 प्रकार के। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकी को निंदित माना गया। संभवतः है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। ठीक, अब जो रहा है उनको पढ़ते हैं। विवाह के प्रकार। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति का या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नी होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। अच्छा, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? बहिर्विवाह किसे कहते हैं? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। बहुपत्नी, बहुपति यानी कि पत्नी भी एक से अधिक पति रख सकती थी। यह है क्या? यही इसका मतलब होता है। विवाह के 8 प्रकार। यह मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। यह मनुस्मृति से पहली, ठीक, फिर चौथी, 5वीं और 6ठी। पहली, चौथी, 5वीं, 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक, विषय 8 पद्धति है जिनमें से की डिटेल बता रहा है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेद्यज्ञ वर्ग को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। ठीक। चौथी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। चौथी। 5वीं, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 5वीं उल्लेख है। 5वीं, छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से सहयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। जिसकी उत्पत्ति काम से है। ठीक। पहली, चौथी, फिर 5वीं और 6ठी। इनमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा कीजिए। विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? वधू, वर, वधू का पिता, वर का पिता, अन्य लोग, वधू का पिता। ठीक। स्त्री का गोत्र, अब ये पढ़ते हैं। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलित में आई, वह लोगों, खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे।
विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्य अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों पर शासन था। इधर लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक तो सातवाहनों के कई उल्लेख प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। बताइए, सातवाहनों का समय टाइम था तो सदी ईसा पूर्व से 2 ईस्वी, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से अद्भुत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी वे अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मण की व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम भी कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहुविवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक व्यक्तिगत प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। यह तथ्य बहुविवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समूहों में भी है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। और दक्षिण में भाई साहब संघीय समितियों से भी विवाह किए जाते हैं। ठीक, संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट बोर्डों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? इसको बाद में पढ़ेंगे हम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों से राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। पुत्र पुत्र ये प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे, जिनके नाम से गोत्र है। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाचक नाम है। वशिष्ठी
गौतम और वशिष्ठ, ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। राजा विशिति पुत्र सामी श्री पुलमामी। राजा गौतमी पुत्र सामी श्री जन सातकर्णी। राजा मधारी पुत्र स्वामी सेन। राजा हरिति पुत्र चरपतन सातकर्णी। राजा हरिति पुत्र पिन्हुकद पुत्र कुलानंद सातकर्णी। राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। पुत्र से अर्थ होता है यह एक प्राकृत जिसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। वशिति स्त्री वाचक का नाम है गौतमी और वशिति। यह कितने गौतमी पुत्र तथा कितने वशिति। वैकल्पिक वर्तनी वशिति पुत्र है। वशिति वैकल्पिक वर्तनी वशिति पुत्र है। सक्सेन सातकर्णी हरिति पुत्र। ठीक। एक सातवां राजा तथा उसकी पत्नी। सातवां राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्पन्न की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी से पूर्व की है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। दूसरी शताब्दी से पूर्व। उपनिषद में मात्र नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, देखिए अध्याचार आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिनमें से कई लोग उनको मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। आरंभिक निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद आरंभिक उपनिषद है। बृहदारण्यक। आर्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। गांधारी ने। कौरवों की माता का नाम क्या था? गांधारी। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लोभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं।
इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता ही की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। सही बात की। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और मारा गया। क्या यह उद्धरण आपको आरंभिक भारतीय समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जा सकता था, इसका जायजा देता है? हाँ, देता है। आजकल बच्चों का नामकरण किस भांति होता है? क्या ये नाम इस संस में वर्णित नामों से मिलते जुलते हैं अथवा भिन्न? भिन्न भाई। अब तो करें राज, मयंक, केशव, ठीक, और अजय, गोविंद, ये ऐसे इस तरह के नाम है। महिलाओं को के और स्त्रियों के नाम होते हैं, बालिकाओं के नाम होते हैं पूजा, दिशा, निशा, गायत्री। गायत्री तो पुराना नाम हो गया, लेटेस्ट ऐसे ही रखते हैं ये, जैसे कि महक, खुशबू वगैरह वगैरह। और पहले के नाम कैसे होते थे? पहले नाम होते थे आज से 10-15-20 साल पहले, राम नारायण, राजनारायण, और जो रामोतार हैं, श्यामलाल, रामलाल, प्यारेलाल, बत्तूलाल, ये, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। एक युद्ध का दृश्य, यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर क्यों है, जो लगभग 5वीं शताब्दी की है। 5वीं। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र, अहिच्छत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर क्यों है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। अहिच्छत्र। और मंदिर अब्बू भी खड़ा है, इसका मतलब। जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। ये रथ का पहिया है, ये घोड़ा है, घोड़ा 2 है। ये इधर से तीर दे रहा है, इधर से भी तीर दे रहा है। इसका मतलब उस समय घोड़ा, रथ इनसे परिचित थे, है ना। ये आभूषण देख, यहाँ पे, यहाँ पे। जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, मंदिर से ली गई है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पुरानी है, ठीक। अब है भाई साहब सामाजिक विषमता वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। सामाजिक विषमता वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, ठीक। पढ़ते हैं। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक के सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था को उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक देवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले
स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संबंध जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। सामाजिक विषमता वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।